हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय राज्य मंत्री कानून और न्याय डॉक्टर एसपी सिंह बघेल जी, और अब निवेदन करना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि वे दिशा निर्देश के साथ उपस्थित सभा को संबोधित करें। आप सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किए माननीय राज्य मंत्री जी। ICAR पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एवं एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित इंडिया एनिमल हेल्थ अवार्ड समारोह में उपस्थित गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल परम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी, सचिव डेयरी पशुपालन और मत्स्य विभाग श्री अतुल चतुर्वेदी जी, पूर्व अध्यक्ष ASRB और कुलपति GBPUT पंतनगर डॉक्टर आदित्य कुमार मिश्रा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय विज्ञान अकादमी डॉक्टर DVR प्रकाश राव जी, अध्यक्ष भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद डॉक्टर MJ खान, श्री ममता जैन जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा के पूर्व कुलपति श्री पाठक जी, सभागार में उपस्थित सभी अवार्डी, कृषि वैज्ञानिक, इस विभाग से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, किसान साथियों और डेयरी से संबंधित सभी सज्जनों, मुझे इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एवं एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा जो इस एनिमल हेल्थ अवार्ड 2022 में उपस्थित होने का मौका दिया है, यह मेरे लिए प्रसन्नता की विषय है। मुझे लग रहा है कि मुझे जो लिख के दिया गया है वो मैं किनारे कर दूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं। चौधरी चरण सिंह जी का बाल्यकाल में जो पहला भाषण सुना था, उसमें था कि ये गांव देहात किसानों का देश है, 90% किसान है, ये मैंने 67 में सुना। अनुपात घट बढ़ रहा है, लेकिन जब तक सृष्टि रहेगी ये देश किसानों का ही रहेगा। और 8.5 करोड़ परिवार दुग्ध उत्पादन करते हैं। मेरी अपनी सोच है कि 5-10 बीघे जमीन वाला किसान उतना लाभ नहीं लेता है अगर उन्नत किस्म की किसी के पास 10 भैंसें हों। जैसा ब्रीड इम्प्रूवमेंट के बारे में चतुर्वेदी जी ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पशुपालन एक पैरेलल इकोनॉमी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है कि 2024 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे, तो मुझे लगता है ना तो उत्पादन दुगना हो पाएगा और ना MSP दुगनी होगी। फिर हम आय को दुगना कर सकते हैं पशुपालन के द्वारा, परंपरागत तरीके से की जा रही हुई खेती को जब तक नहीं छोड़ेंगे। अभी तक ये होता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने पिताजी को बताया था कि 1 बीघे में इतना बीज पड़ना है और इतनी खाद पड़नी है। उस लकीर के फ़कीर की तरह हम लगातार परंपरागत फसलें और परंपरागत तरीके से ही खेती कर रहे हैं। पशुपालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, फूलों की खेती के द्वारा, फलों की खेती के द्वारा, औषधि खेती के द्वारा, सिंचाई में लागत कम करें, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा हम अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। और जैविक खेती के द्वारा, जिसका युग शुरू हो गया है, नॉर्थ ईस्ट ने बहुत अच्छी इस संबंध में शुरुआत करी है। ब्रीड जब तक नहीं बदलेंगे, जो बुंदेलखंड है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का, बांदा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, महोबा, उसी के साथ मध्य प्रदेश का रीवा, सतना, सीधी, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, अशोकनगर, गुना, अन्ना प्रथा है यहाँ पर। जब आप इन जिलों में जाएंगे तो मंत्री के रूप में भी जाना पड़ता है, पार्टी के काम से भी जाना पड़ता है। एस्कॉर्ट का काम केवल सड़क पर बैठी हुई गाय और नंदियों को उठाने का काम होता है। सबसे खराब ब्रीड इस इलाके में
मैंने नया नाम दिया उनको, ये गोबरी गायें हैं, जो गोबर ही देती हैं। कुछ गायों को मैंने चाय वाली गाय कहा है, उससे जोड़ के। उनकी हाइट बहुत कम है, वो ब्रीड अच्छी नहीं है। वहाँ मुझे नहीं लगता साहिवाल को, थार पारकर को, हरियाणवी गाय अथवा गिरी गाय को कोई छोड़ता है। इनको छोड़ा जाता है जब ये गर्भ धारण करना बंद कर दें अथवा दूध देना बंद कर दें। तो ये एक बड़ा इलाका है जहां हमें, और गौवंश वध अधिनियम लागू है, और हमारे मुख्यमंत्री के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही लागू है। मैं जितनी देर बात कर रहा हूँ इतनी देर में कुछ नंदी पैदा हो गए होंगे जो हमारे ऊपर पूरी तरह परजीवी हैं, 100% पैरासाइट हैं ये, क्योंकि ये यूजलेस हो गए हैं, इसलिए ये प्राइसलेस हो गए हैं। मुझे जो समय दिया गया है शायद 1-2 मिनट आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो पढ़ने में तो मुझे 3.5 मिनट लगता, जिसमें शायद आंकड़ा होगा कि इतने करोड़ लीटर दूध पैदा करते हैं, इतने पशु हैं, इतने एफएमडी का टीका हम लोग लगाते हैं, किसान सम्मान निधि इतने लोगों को मिलती है, फसल बीमा इतने करोड़ लोगों का है। ये सब चीज़ें ठीक हैं। मेरे जो गांव के अनुभव में मैं भगवान का धन्यवाद दे रहा हूं कि मुझे एक 32 घरों के छोटे से हेमलेट में, मजरे में उन्होंने पैदा किया, जिसकी वजह से असली भारत मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समय उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी समस्याएं, एक समस्या है गिरता हुआ भूजल स्तर, और एक है बढ़ती हुई निराश्रित गौवंश। मुझे समझ में नहीं आता कि हमको सरकार बनाई 5.25 साल हुए हैं, अचानक ये बाढ़ कहाँ से आ गई। बल्कि जब मैं वेटरनरी मिनिस्टर था तो 11वें 12वें महीने 9वें महीने में बहुत बड़ा विधानसभा में शोर हुआ कि ये निराश्रित गौवंश बहुत परेशान कर रहा है। तो मुझे लगा कि गाय बच्चा पैदा करने में भी 9 महीने लगाती है, मुझे तो अभी 8 ही महीने हुए हैं, ये अचानक कहाँ से गौवंश सड़कों पे आ गया और खेतों में आ गया। मैं कोई राजनीतिक किसी की आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। हमसे पहले वाली सरकार में इस कानून के बावजूद भी गौ हत्या होती थी, क्योंकि ऐसा नहीं है, गाय तो द्वापर त्रेता से है। अचानक 8-9 महीने में ये क्यों दिखाई पड़े? क्योंकि इनका कटना एकदम बंद हो गया था, तो ये दिखाई पड़ने लगे। जब हम गरीब थे और चारागाह ज़्यादा था तब ये समस्या नहीं थी। मुझे याद आ रहा है पाठक जी कि हमारे पास 2 बैल नहीं होते थे, तो हमने खेती की है, एक बैल हमारा और एक आपसे लिया। आपने हमारे खेत जोतवा दिए, हमने आपके खेत जोतवा दिए, चारा अपना अपना। फिर ये हुआ कि और गरीबी आई तो एक बैल हमारा या आपका और एक भैंसा, हमने ऐसे हल चलाया। इसके बाद यहाँ तक हुआ कि एक भैंसा हमारा और एक पड़िया आपकी। जब तक भैंस गर्भ धारण नहीं कर रही है उसको भी नाथ डाल करके हमने हल में चलाया है, और पता नहीं क्या विज्ञान है कि जिस साल उसको हल में चलाते थे उस साल वो गर्भ धारण कर लेती थी, या तो फैट डिजॉर्ब होता होगा या जो भी। मदर इंडिया में फिल्म में इतने गरीब होती है बेचारी नरगिस कि अपने कंधे पर हल चलाती है, और दूसरी पीढ़ी में अभी संजय दत्त जिंदा हैं, वो चाहें तो अपनी लोकसभा से मैं उन्हें 10,000 बछड़े दे सकता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अब ना रहट चल रही है, ना कोल्हू चल रहा है, ना हल चल रहा है, ना बैलगाड़ी चल रही है, और एक शब्द मैं ही जानता हूँ जो राहुल जी नहीं जानते होंगे, दाई नहीं चल रही है। थ्रेसर के आने से बैल अनुपयोगी हो गया, ट्रैक्टर के आने से अनुपयोगी हो गया, मेटाडोर के आने से बैलगाड़ी बंद हो गई, और इंजन के आने से रहट बंद हो गई। जब बछड़ा पैदा होता था तो ढोलक रात में बजाई जाती थी, और मुझे याद है कि सोहर के गीत गाए जाते थे अगर किसी किसान की गाय बछड़ा पैदा कर देती थी, और बछिया पैदा होने पर उतना ही मुंह लटकता था जितना कुछ घरों में आजकल लड़कियों के पैदा होने पर मुंह लटकता है।
क्योंकि किसी की गाय 2-3 बार बछड़ा दे दे तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती थी। बछड़ा हमेशा बहुत महंगा रहा है। हम इतने गरीब थे कि जब वो बैल हल चलाने लायक नहीं रहता था लेकिन मरता भी नहीं था, तो हमारे खूंटे पे ही वो मरता था, लेकिन उसको कभी कसाई के हाथ में हम लोगों ने देने का काम नहीं किया, जबकि चारागाह बहुत थे, तब छोड़ा जा सकता था। गाय बच्चे देना बंद कर देती थी, लेकिन फिर भी 2-3 साल उम्र रहती है। उस दौरान हमारे खूंटे पे ही रहती थी। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि बिल्कुल काम की ना गाय थी ना बैल थे, खूंटे पे बंधे रहते थे, तो बाल्टी ले जाके उनको पानी पिलाते थे। वो उठ नहीं पाते थे तो मैं बाल्टी टेढ़ी करता था कि जिससे वो पानी पी लें। अगर मारना होता तो 2-3 दिन पानी ही नहीं देते तो डिहाइड्रेशन में वो मर जाते। मुझे लग रहा है जो हमने गाय छोड़ दी है तो अम्मा का नंबर भी आने वाला है, और अम्मा का नंबर नहीं आया है तो वृद्धाश्रम क्यों खुले। मैं चतुर्वेदी जी से, बहुत अच्छी बात है कि आज नीति निर्धारकों को यहाँ बुलाया हुआ है। गौशालाएं समाधान नहीं है पूरा। जितनी देर हम बात कर रहे हैं कुछ नंदी पैदा हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान ना बखारूं बीमारियों पे। मुझे बोलना पड़ेगा एफएमडी होती है, खुरपका, मुंहपका, गला घोटू और थनैला होती है, तो मेरा विषय नहीं है। मैं जो रोज़ अपनी लोकसभा में देखता हूँ कि रात भर किसान खेतों में मचान बना करके गायों से अपनी फसल की रक्षा कर रहा है, और चतुर्वेदी ये भी कर रहा है कि वो एक खेत की तारों से फेंसिंग कर रहा है जो उस पर अतिरिक्त पैसे का भार पड़ रहा है। और वो कोई इंडो पाक की बाउंड्री नहीं है कि परिंदा पर ना मारे। कहीं वो यूकेलिप्टस का पेड़ लगाता है तो कहीं पेड़ का सहारा लेता है, कहीं बांस लगाता है, और ऐसे वो तार और जद्दोजहद चल रही है। गाय का झुंड है, उनका एक गैंग लीडर होता है, सांड बलिष्ठ, उसकी दायित्व है कि वो अपनी गैंग को चारा खिलाए, और किसान का दायित्व है कि अपने बच्चों के लिए फसल की रक्षा करे। अगर ये एफआईआर हो जाए कि प्रतिदिन एफआईआर नहीं होती है, जो सांड मार रहे हैं लोगों को उसकी एफआईआर नहीं हो रही है, वरना सूचना के अधिकार में पता चल जाए कि देश में एक दिन में कितने लोग नंदियों के द्वारा मारे जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि गौशाला एक समाधान है, एक मेरा अपना फार्मूला है। अगर आप उसको मान लें तो गौशालाओं की समस्या एक ये समाधान हो सकती है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी न्याय पंचायत नहीं है जहाँ पर ग्राम सभा ना हो सकता है ग्राम सभा में ग्राम समाज ना हो, लेकिन उस एरिया में होती है। मनरेगा का बजट अनलिमिटेड है, किस्त आई उसको यूटिलाइज करें, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दें, अगली किस्त आ जाती है। उसमें एक नियम है कि 40% पक्का काम होगा और 60% कच्चा काम होगा। अगर हम इस स्टेज को एक ग्राम सभा की जमीन मान लें और ये जो मेजें हैं इसको चारों तरफ ऐसे घुमा दें, तो बाउंड्री के पैसे को हम मनरेगा से बचा सकते हैं। एक खाई को खोदें और उसकी मिट्टी अंदर की तरफ डालें। गाय बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो जंप मार करके फ्रैक्चर नहीं करती है, वो उसमें विवेक है। तो ऐसे हम 40% पक्के का काम बचा सकते हैं, और जो पैसा बचा उससे हम टीन सेट, लेडोरी, समरसेबिल इत्यादि लगा सकते हैं। दूसरे राज्यों का नहीं पता है मुझे। उत्तर प्रदेश सरकार 30 रुपये प्रति गाय का 365 दिन का भरण पोषण का खर्चा उठा रही है। यद्यपि ये मैं मानता हूँ कि 30 रुपये पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये भी बात है कि वो बूढ़ी और बीमार असहाय गाय हैं, वो पॉलीथीन ना खाएं, दूसरे के खेतों में ना जाएं, तो समय पर सीजन में भूसा ले लिया जाए तो पेट भरा जा सकता है। जिस गाय से हमें दूध लेना है उसको तो 150 रुपये का माल खिलाना ही पड़ेगा। तो ये इसको बघेल फार्मूला आजकल कर रहे हैं गौशाला का उत्तर प्रदेश में। तो मेरा नाम हटा दिया जाए, लेकिन ये मनरेगा के द्वारा हम चाहें तो सीडीओ चाहे और मनरेगा का पीडी चाहे तो लेखपाल द्वारा चिन्हित जगह ढूंढ करके ऐसी गौशालाएं हम लोग बना सकते हैं और निराश्रित गौवंश को वहाँ रख सकते हैं। और 30 रुपये से अगर उसमें से पैसे ना मारे जाएं, पूरे के पूरे खिलाए जाएं, तो पेट गाय का भरा जा सकता है। ये एक समाधान है, लेकिन इसका असली समाधान है सेग्रीगेटेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कराया जाए।
और इसमें आपको थोड़ा सब्सिडी देनी होगी या भारत सरकार इसके खर्चे को उठाए। 300 रुपये जो लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, मैं उसे ज़्यादा नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि 2 बार के कृत्रिम गर्भाधान से गाय गर्भ धारण कर सकती है। अगर 600 रुपये में कोई ये गारंटी ले कि बछिया ही पैदा होगी, तो मुझे लगता है ये घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि नंदी महाराज पैदा हो गए तो पहले दिन से वो टोटल यूजलेस हैं, इसलिए वो प्राइसलेस हैं। बल्कि मैं एक सनातन हिंदू कट्टर आदमी हूँ। मैं रे बछड़े को आप ले जाओगे तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, लेकिन ले जाओगे तो मैं 500 रुपये और आपको दूंगा कि इसकी बलाय को मेरे घर से ले जाओ। मेरा कहने का मतलब है ये पाकिस्तान ने बछड़े नहीं छोड़े हैं और चीन ने नहीं छोड़े हैं। हम इतने ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं कि हम उनको महीने भर बाद उनको छोड़ देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि गाय तब छोड़ी जाती है जब वो गर्भ धारण बंद कर दे, और नंदी महाराज महीने 15 दिन बाद छोड़ दिए जाते हैं। पहले बिना बछड़े के गाय दूध नहीं देती थी, आजकल एक इंजेक्शन हो गया है और उस इंजेक्शन लगाने से गाय दूध देना शुरू कर देती है। उसमें बछड़े का जीवित रहना जरूरी नहीं है। कुछ किसान इतने निर्दयी हो गए हैं कि बछड़े की जीभ पर नमक रगड़ते हैं जिससे छाले हो जाते हैं। जब वो स्तनपान करता है तो गाय लात मारती है। मेरी माँ कहती थी कि ये तुम्हें दूध मिल रहा है लेकिन धन्यवाद दो, ये गाय अपने बच्चे के लिए हुई है। चूंकि हम खिलाते पिलाते हैं इसलिए 1 थन उसका है और 3 थन तुम्हारे हैं। लेकिन आज ये कंसेप्ट लगभग खत्म हो गया है। वर्गीकृत वीर्य का इस्तेमाल जब तक नहीं होगा ये समस्या का समाधान नहीं होगा। गौशालाएं इसका समाधान नहीं। इसलिए उसमें एक और गारंटी है, 92% बछिया पैदा हो रही है। हम सुनते थे कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं, बहती होंगी, मुहावरा भी हो सकता है, लेकिन बह जाएंगी। इस महत्वपूर्ण सभागार में मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा सभी लोग अपनी गाय को गर्भ धारण कराएं तो 2 गारंटी है। एक वो साहिवाल का सीमन होगा, अथवा थारपारकर, अथवा हरियाणवी, अथवा गिरी, अथवा पूरब के लिए मुझे चिन्हित करना पड़ा गंगा तीरी गाय जो गंगा जी के किनारे पाई जाती हैं। तो जब 92% बछिया पैदा हो जाएंगी तो जो अभी निराश्रित गौवंश है इसका 48% तो हम खत्म कर देंगे। गाय तब छोड़ी जाएगी जब 10-12 साल बाद। तो ये मुझे लगता है इसको युद्ध स्तर पर, आप महत्वपूर्ण विभाग के सचिव हैं तो इस पर ध्यान देना होगा। और एआई के लिए सब साधन आपने दे दिए हैं। आपने पशु चिकित्सालयों पर नाइट्रोजन का इंतजाम किया है, वहाँ सीमन रहता है। लेकिन वर्गीकृत वीर्य जो मुझे लगता है XY तय करता है कि मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा, वो आजकल एक तकनीकी आ गई है जिसके द्वारा हम फीमेल को 92% पैदा कर सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ कि 5 साल में उत्तर प्रदेश और देश के हर किसान के खूंटे पे साहिवाल की बछिया होगी, अथवा थारपारकर की होगी, अथवा हरियाणवी होगी, अथवा A2 दूध देने वाली गिरी गाय की बछिया होगी। और जो 8% बछड़े पैदा होंगे तो जिन लोगों को उसकी ज़रूरत है वो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं इस विषय पे ही बात करूं, बहुत इधर उधर ना जाऊं, तो ये एक लाभकारी होगा। तो इसके लिए आप पूरे देश के लिए मुझे लगता है कि अगर अनिवार्य भी करना पड़े, पहले पाठक जी कोई बड़ा आदमी मेरे इलाके का अपनी आमदनी को कम करते हुए अपने उन्नत किस्म के बछड़े को सांड बनाता था। मेरा भाई गाय की रस्सी पकड़ के आगे चलता था, मैं डंडा लेके गाय को गर्भ धारण कराने के लिए घूमते थे। गाय की सांड की लोकेशन मिलती नहीं थी, GPS होता नहीं था। एक गांव में गए, हाँ भाई सुबह तो सांड दिखाई पड़ा था, अब नहीं दिखाई पड़ रहा है, और उसके कुछ घंटे होते हैं गर्भ धारण करने के। लेकिन अब सभी लोग इस पुण्य को कमाना चाहते हैं, जो पहले बड़े लोग गरीबों के लिए पुण्य कमाते थे अपने बछड़े को। एक और मुझे लगता है नियम बना दिया जाए, जब खुर पका, मुंह पका, गला, घोंटू और के वैक्सीनेशन के लिए पूरे देश में आपका ये गजब का प्रोग्राम है, जो भी इसका नाम है FMD वाला, इसके लिए चिकित्सक जाते हैं, मौके पे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो सूमो हम लोगों ने दे रखी, वो जाते हैं। एक काम क्यों नहीं करके आते हैं कि वो बधियाकरण करके आ जाएं बछड़े का। जो सांड होता है वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है, वही सींग से मारता है, वही ज़्यादा फसलों का नुकसान करता है। अगर उसका बधियाकरण कर दिया जाए तो वो बहुत एक्टिव नहीं होगा। तो फिर कम से कम
ये हत्याएं या उधम है ये बंद हो जाएगा। जब डॉक्टर जाता ही है, 2 बार आप वैक्सीनेशन करते हैं तो न्यू बॉर्न जो बछड़ा है उसका, और पहले जब तक आप लोग नहीं थे हम लोग करते थे, हर गांव में कर लेते थे, जिसको खस्सी कहते हैं। बकरे को भी करना पड़ता था, सांड को भी करना पड़ता था, भैंसे को भी करना पड़ता था। क्यों? हमें उससे बैलगाड़ी चलवानी होती है। सांड से एक बैलगाड़ी चलाओगे तो वो तोड़ ताड़ के रख देगा। ये काम को थोड़ा अगर अनिवार्य कर दिया जाए कि जब चिकित्सक लोग गांव में जाएं और जब वो खुरपका, मुंहपका, गला घोंटू का वैक्सीनेशन कर रहे हैं एफएमडी का, तो कृपया वो जाके उस न्यू बॉर्न बेबी को, उससे बछड़ों की संख्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो आवारा गायों के साथ, निराश्रित गौवंश के साथ बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं पैदा कर पाएंगे। तो ये भी एक समस्या है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन किसानों को हमें अब परंपरागत खेती की जगह हमें, जो मैंने फिर कहा है, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ब्लू रिवोल्यूशन की तरह, आरएएस की तरह एक्वा सर्कुलेटिंग सिस्टम के द्वारा बहुत फिशरीज में क्रांति आई है। फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, मैं नहीं कहता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन जागरूकता आई है कि मछली स्वास्थ्य के लिए ठीक है। और कुछ हीरो हीरोइन कहते हैं कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो मुझे लगता है कि मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी हम, उत्तर प्रदेश जो राष्ट्र का 7वां राज्य है, हम आंध्रा और हरियाणा से अंडे भी मंगाते हैं और हम मछली भी वहाँ से मंगाते हैं। तो फॉर्मलिन लगी हुई आती है तीसरे दिन, जो मुझे लगता है कि कैंसर के कारणों में से एक कारण वो भी हो सकता है। इसलिए एक बड़ी संभावना है, 20-22 करोड़ का राज्य है, अगर हम मछली के उत्पादन में थोड़ा आगे बढ़ें तो डिमांड एंड सप्लाई पर पूरा व्यापार है। हमको जब हम 60% बाहर से लेते हैं तो हमें बाहर से नहीं लेनी पड़ेगी। और पंगेसियस मछली टैंक्स में हो रही है, लेकिन अभी लोगों को रोहू कतला का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है, ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करूँगा, कि 2-3 साल आरएएस पे बहुत काम हुआ है। अब शायद वो आरएएस सिस्टम आपने बंद कर दिया है। कच्चे में ही मछली तालाबों में ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि वो एक उसकी नैसर्गिक आदत है। टैंक में जब वो जाती है तो उसको इंजरी हो जाती है, इंजरी होती है तो जब नीचे टैंक में चली जाती है, तो जब वो तैरती नहीं है तो वो खाना कम खाती है, जब खाना कम खाती है तो वेट नहीं करती। मुझे लग रहा है मुझे ज़्यादा समय लग गया, मेरा प्रिय विषय है। धन्यवाद आपने इतने मौके पर, और जो अवार्डी हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को क्या है, लोग जलते ज़्यादा हैं, बराबरी कम करते हैं। अवार्डीज़ के गले में के हार लोगों को दिखाई पड़ते हैं, पैरों के छाले कम दिखाई पड़ते हैं। और ये सम्मान, ये कोई एक शॉल, श्रीफल या दुपट्टे का नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। 9 साल की उम्र में अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरे अध्यापक ने मुझे रटा दिया, मैं ब्लॉक जीता, तहसील जीता, जिला जीता। इनाम के तौर पर रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली टिक्की मिली, लेकिन यकीन करिएगा कि उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि उसने 9 साल की उम्र में मेरे पैरों की कपकपाहट को, माइक के फोबिया को और स्टेज के डर को दूर निकाल दिया था। जिन लोगों को अवार्ड मिला है, मेरी तरफ से उनको बधाई। और ख़ास तौर से ये एनिमल के मामले में आप काम कर रहे हैं, तो जो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद जानवर नहीं कर सकते हैं, हमें उन हड़ताल नहीं कर सकते हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना है। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद।